जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे जॉर्ज पंचम की जो नाक कहानी है, जो आपको कृतिका भाग 2 में पढ़ना। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये आपको पढ़नी है। यदि आप एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो कृतिका भाग 2 जो कहानी की किताब जो 10वीं में चलती है, ये आपको पढ़नी है। और अक्सर झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इसी कहानी जो है मैंने एप्लीकेशन में करा दी है लेटेस्ट। आप लोग वहाँ एप्लीकेशन में जाकर के स्टडी विद स्मृति ऐप पर इसके बैचेस लगे हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल और दारोगा की भी बैच लगी है, और वहाँ बीओ की भी बैच लगी है। आपको जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और जेपीएससी का भी बैच लगा हुआ है, तो आप इस पर ले सकते हैं। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए थे। तो क्या रीजन था हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए जाने का? तो ये आप आज ये प्रश्न है। क्या हो गया? तो ये पहला प्रश्न है आज का कि देखिए, ये जो कहानी है इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो इन्होंने ही इसकी रचना करी है। इन्होंने एक कहानी लिखी जिसमें इन्होंने लिखा जॉर्ज पंचम की नाक, यानी कि एक मूर्ति है, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति है और ये इंडिया गेट के पास ये खड़ी है। लेकिन अब भारत के दौरे पर, हिंदुस्तान के दौरे पर एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ आने वाली हैं। तो इस बीच में हिंदुस्तान में उनके आने का, उनके स्वागत का तैयारी चल रहा है। सड़कों को नया कर दिया गया, जितनी इमारतें हैं उनको सजा दी गई। लेकिन एक कमी थी, एक इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति खड़ी थी, उसका नाक जो है वो टूटा हुआ था, यानी कि उसका नाक कटा हुआ था। उस नाक को लगाने के लिए ये पूरी कहानी उसी पर है कि आखिर ये नाक जो है इनकी जो टूटी हुई है, ये नाक कहाँ से लगेगी। नाक जो होता है वो इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का एक द्योतक है। एक हम लोग उसको, अगर हम लोग जैसे नाक कट जाना यानी कि इज्जत कम हो जाना, या फिर प्रतिष्ठा का कम हो जाना, या सम्मान का कम हो जाना, इस तरीके से हम इसकी तुलना करते हैं। ये पूरी कहानी में इसी पर ये आधारित है। तो जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी, इसलिए कुछ लोग उसकी नाक तोड़ देना चाहते थे इसलिए, या फिर वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे इसलिए वो नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ लोग उसकी नाक को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उस चारों तरफ पहरेदारी कर दी गई थी कि उसका, लेकिन फिर भी इनकी जो नाक जो है वो कट गई थी। तो कुछ लोग उसकी नाक को तोड़ देना चाहते थे, इसीलिए वहां पहरेदारों को बैठाया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुंचाया? चिड़ियाघर में, अजायब घर में, नहर में, या यमुना को समर्पित कर दिया था। तो कहाँ पहुंचा दिया था? तो लोगों ने अंग्रेजों की जो मूर्तियां थी उसको कहाँ पहुंचा दिया था? तो अजायब घरों में पहुंचा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी आंसर किया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। जब आप कहानी को पढ़े रहेंगे ना, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऐसे मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ लोगे, लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे हैं, वो इसलिए कि आप इस कहानी को नहीं पढ़, जो पढ़ा है उसका आंसर कर देगा, लेकिन आप किए हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था? जो भारत के अधिकारी थे, जो हुक्मदार जो थे, जो हुक्मनारों जो थे, उन्होंने क्या किया था? एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इस समस्या को रखा गया कि ये जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो कैसी लगाई जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा? रानी आए तो नाक ना हो, रानी का स्वागत किस प्रकार से करे, रानी की अगवानी कौन करे, रानी को कहाँ ठहराए। नहीं, तो ये जो जॉर्ज पंचम की जो नाक है, ये कहाँ से आए? अगर नाक नहीं रहेगी तो अपनी भी इज्जत चली जाएगी, अपना भी नाक कट जाएगा, क्योंकि कटा हुआ नाक जो है ये हमारी भी इज्जत ले लेगा। तो रानी आए और नाक ना हो, ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा हुआ, रानी का नजर पड़ गया इस जॉर्ज पंचम की नाक पर, तो हमारी भी नाकें कट जाएंगी। तो इनका नाक लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था? तो यही नाक था, और वो किसका? तो जॉर्ज पंचम का नाक था। रानी आए और नाक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? तो फौरन दिल्ली, चूंकि मीटिंग बुलाई गई कि आखिर ये जो मूर्ति है इसका नाक कौन लगाएगा, तो फौरन हाजिर हो
किसको कहा गया था? तो मूर्तिकार को, जो मूर्तियां बनाता है उसको बोला गया कि फौरन उसको हाजिर किया जाए ताकि वो बताए कि आखिर इसके नाक कैसी लगाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। किन फाइलों की छानबीन की गई? इस कहानी के अंतर्गत कहा गया कि कॉल किया गया किसको? एक कॉल किया गया, एक वहाँ के जो क्लर्क थे उनको कॉल किया गया। तो क्लर्क को कॉल किया गया और बोला गया कि आप जो है पता कीजिए कि ये किस पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। तो ये जो क्लर्क थे इन्होंने फाइलों को छान मारा और सारी फाइलों को छानने के बाद पता चला कि फाइलें तो सारा चीज हजम कर चुकी हैं, सारा चीज निगल चुकी है, कोई जानकारी नहीं है। तो किस विभाग की? तो पुरातात्विक विभाग के, पुरातत्व विभाग की फाइलों को चेक किया गया और पता चला कि फाइलें सारी चीज हजम कर चुकी है और ये पत्थर किस चीज का है ये पता ही नहीं चला, ये जानकारी ही हासिल नहीं हो पाई। सबसे पहले इन्हीं को बोला गया, कॉल किया गया, मतलब मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार बोला कि हमको जानना होगा कि आखिर किस पत्थर का है, तो कॉल किया गया कर्मचारी ये क्लर्क को और उन्होंने बताया कि पुरातात्विक विभाग की सारी फाइलें उन्होंने खोज मारा लेकिन कुछ पता नहीं चला। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? पहली दफा जब वो दरवाजा को बंद किया तो मूर्तिकार ने क्या कहा? नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़ करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक लगाया जाए। मतलब देखिए ये 3 बार सुझाव दिया, एक पहली बार नहीं 4 बार, आप समझ लीजिए 4 बार सुझाव दिया। पहली बार तो बोला, पूछा कि ये पत्थर किस चीज का है, तो क्लर्क को फोन लगाया गया। दूसरी बार जब सुझाव वो उसने दिया कि पता करना पड़ेगा पर्वतों पर्वतों पर जा करके कि आखिर मतलब नेताओं की मूर्तियों से नाक उखाड़ करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, अजायब घर में पड़ी मूर्तियों की नाक इस पर लगाने की, या प्लास्टिक की नाक लगाने की, या नकली नाक लगाने की। तो दरवाजे बंद जब, तो दूसरा बार बोला कि पता कीजिए कि किन पर्वतों पर वो जान, मतलब कहीं कौन से पर्वतों पहाड़ों पर ऐसे पत्थर मिलेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। गया लेकिन फिर भी नहीं पता चला। तीसरी बार उसने बोला कि दरवाजा बंद कीजिए तब हम एक उपाय बताएंगे, तो लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अखबारों में खबर भी नहीं आनी चाहिए, ये कोई खबर अखबार में नहीं छपनी चाहिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, एक उपाय बताएंगे। तो ये उपाय उसने बताया कि नेताओं की मूर्तियों से नाक उखाड़ी जाए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाई जाए। तो वो गए, मतलब बंगाल भी गए तो सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर वैसी मूर्तियों को उन्होंने देखा, या फिर जब महाराष्ट्र गए तो वहाँ पर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी के ये के जैसे मूर्तियों को देखा। लेकिन ये जब सरदार वल्लभ, गुजरात गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की मूर्तियों को उन्होंने देखा। लेकिन सब देखने के बाद पता चला कि सबकी नाकें बड़ी हैं जॉर्ज पंचम की नाक से। तो ये सुझाव कैसे दिया था? तो बोला कि दरवाजा बंद कीजिए, एक सुझाव देते हैं। मूर्तिकार ने कहा था दरवाजा बंद कीजिए तब आप लोग को एक सुझाव देंगे, तो यही सुझाव दिया था कि नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़ करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर के बच्चे कब शहीद हुए थे? बिहार में जहाँ सचिवालय है वहां पर बच्चों की ये मूर्तियां बनी हुई हैं क्योंकि वो शहीद हुए थे। कब शहीद हुए थे? तो उस कहानी में दिया हुआ है कि ये कब शहीद हुए थे। तो हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं 1942 में इनको शहादत मिली थी। और ये बच्चों का जो मूर्तियां हैं तो वहां भी गया, बिहार भी गया। उस मूर्ति का नाक क्योंकि छोटी पड़ रही थी, जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो थोड़ी छोटी थी, तो जब वहां गया बच्चों का नाक का नाप लेने के लिए तो पता चला कि इनकी भी नाकें बड़ी हैं, इनकी भी नाक जो थी वो बड़ी निकली। इतनी छोटी थी जॉर्ज पंचम की नाक, यानी कि उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका प्रतिष्ठा इसके सामने भी कुछ नहीं था। ये बच्चे छोटे थे फिर भी इन्होंने इतना बड़ा शहादत दिया था, इनका प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो सन 1942 में इनको शहादत मिली थी। तो ऑप्शन डी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? तो लास्ट में जब वो हार गया, पहली बार बोला कि पता कीजिए तो क्लर्क से पता किया गया। दूसरी बार बोला कि पत्थर चलिए हम ढूंढ कर ला के लाएंगे, तो इसमें भी असफल रहा। तीसरी बार बोला कि नेताओं की मूर्तियों से लाने पड़ेंगे काट करके, इसमें भी वो असफल रहा। अब वो लास्ट जो ऑप्शन था उसके पास, अंत में मूर्तिकार बोला फिर दरवाजा बंद कीजिए, एक और उपाय बताते हैं। अब दरवाजा बंद किया गया और दरवाजा बंद करके बोला कि जिंदा नाक लगाना पड़ेगा।
क्योंकि जिंदा नाक का नाप तो बहुत सारा होगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मझला, ऐसे, तो वही जिंदा नाक लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जितना नाक हम लोगों ने सब नाप लिया है, किसी का नाक इससे फिट नहीं हो रहा है, तो नाक कैसा लगेगा? जिंदा नाक लगेगा। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक के लिए पत्थर नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, नाक लग गई है, नाक का मसला हल हो गया है, रानी का आगमन टल गया है। तो उन अखबारों में सिर्फ ये लिखा था कि नाक का मसला, मतलब जो समस्या है वो सब टल गया है, वो हल हो गया है, ये लिखा गया था, ये हल हो गया। लेकिन ये नहीं लिखा था कि कैसे हल हुआ, ये नहीं बताया गया। इसलिए क्योंकि ये खबर बाहर जाने ही नहीं दी गई। सारे लोग जो थे, दरवाजे, जो मीटिंग चल रही थी, दरवाजा बंद करके मीटिंग चल रही थी, निर्णय दरवाजा बंद करके लिया गया था। सिर्फ ये लिखा था नाक का मसला हल हो गया है। क्या लिखा गया था? ऑप्शन नंबर सी। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? तो मूर्ति जो है, मूर्ति जहां पर थी जॉर्ज पंचम की, जहां जॉर्ज पंचम की, उसके आसपास जो था वो तालाब था। अब तालाब जो थी सूखी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर पानी डाला गया, और साफ पानी डाला गया। क्यों? क्योंकि जो है ये जो नाक लगी थी इनकी, ये नाक जिंदा नाक लगी थी, जिंदा किसी व्यक्ति की नाक काट करके यहाँ लगा दी गई थी, तो ये सूख ना जाए, ये सूखे नहीं, इसके लिए क्या किया गया था कि ताकि नाक दूर से स्पष्ट दिखाई दे, नहीं, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए, नहीं, ताकि कोई नाक तक पहुंचने नहीं, ताकि नाक सूखने ना पाए, सूखे नहीं, क्योंकि वो जिंदा था ना, जिंदा आदमी का नाक काट करके लगा दिया गया था, तो वो सूखे नहीं, इसीलिए वहां सब पानी जो है वहां पर लगा दिया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पत्थर पर व्यंग किया गया? तो रानी एलिजाबेथ किस पर, माफ कीजिएगा, किस पर व्यंग किया गया था? रानी एलिजाबेथ पर, या सरकारी तंत्र पर, या रानी के दर्जी पर, या भारतीयों के मेहमान नवाजी पर? नहीं, ऐसा नहीं था, रानी के दर्जी पर भी नहीं किया गया था, रानी एलिजाबेथ पर। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पे व्यंग किया गया? तो सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया। देखिए, अपना सरकारी तंत्र आज भी गुलामी में जी रहा है, भारत आजादी के बाद भी ये गुलामी में जी रहा है। किस तरीके से सरकारी तंत्र, इस पर व्यंग किया गया है इस कहानी में। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? कौन भारत आने वाला है? किसके? शुरुआत में ही लिखा हुआ था, भारत का दौरा था, शाही दौरा था, अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों में बहुत हलचल था, रोज अखबारों के पन्ने इसी से पटे पड़े हुए थे। तो कौन आने वाला था? तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय आने वाली थी। कौन आने वाला था? ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी आंसर किया है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय आने वाली थी, इस और अपने पति के साथ आने वाली थी। किस चीज को लेकर के दिल्ली में तहलका मचा था? दिल्ली में क्यों तहलका मचा था? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के, एलिजाबेथ के कुत्ते को लेकर के, एलिजाबेथ के सूट को लेकर के, इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के, कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं बचेगी, यानी कि हमारी भी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि एलिजाबेथ आएगी, देखेगी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो हमारी नाक कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सरकारी तंत्र ऐसा सोच रहा था। अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया? किसी भारतीय नेता, अंत में सुझाव क्या दिया मूर्तिकार? किसी भारतीय नेता का नाक लगाया जाए? नहीं, ये सेकंड लास्ट था। प्लास्टिक का नाक लगाया जाए? नहीं। पत्थर का नाक बनवा दिया जाए? नहीं। अंत में बोला कि जिंदा व्यक्ति का नाक लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का तो फिट ही नहीं हो रहा है, अब कोई जिंदा व्यक्ति होगा उसी का नाक लगेगा। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी कैसी मानसिकता को दर्शाता है? जब आप कहानी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्र कैसे काम कर रहा है, तो उनकी कैसी मानसिकता आपको नजर आई इसमें? उनके स्वाभिमान को, उनके आज़ादी की मानसिकता को, या उनके गुलामी की मानसिकता को, या विदेश जाने के लिए जुगाड़ की मानसिकता को? तो ये दिखा रहा है गुलामी की। आज भी हम लोग कितने गुलाम है, कैसा सोच रखते हैं, ऐसा। ऑप्शन नंबर सी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या? क्यों दर्जी परेशान था इतना कि उसे रानी के योग्य अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था? ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेंगे। इंग्लैंड के मौसम भारत के मौसम में बहुत अंतर था। नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी जब हिंदुस्तान के दौरे पे जाएंगी तो कब क्या पहनेंगी, पाकिस्तान जाएंगी तो कब क्या पहनेंगी, नेपाल के दौरे पे जाएंगी तो कब क्या पहनेंगी। तो वो बहुत ज़्यादा इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसकी परेशानी का ये कारण था।
चलिए, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में अगले दिन चिपकी नजर आती थी। आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको क्लियर कीजिए क्या है। भारतीय उस समय में दूसरे अखबारों की कतरन से अखबार तैयार करते थे। भारतीय अखबार खबरें चुरा चुरा करके छापते थे। जो खबर इंग्लैंड के अखबारों में छपती, अगले दिन वह खबर भारतीय अखबारों में छप जाती थी। एलिजाबेथ ने अखबार वालों को प्रचार करने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो खबर इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी, दूसरे ही दिन भारत के अखबारों में वो छप जाया करती थी। तो ऑप्शन सी जो है सही है। नाक किसका द्योतक होता है? मैंने बताया कि नाक का मतलब क्या। तो नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा, गुलामी का, गुलामी मानसिकता का, गुस्से का नहीं, मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक का कट जाना, नाक का ऊंचा हो जाना। तो ये नाक टेढ़ा करना मतलब मुंह बनाना उल्टा, मतलब उसको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा तो नाक टेढ़ा करता है आदमी। नाक फुलाना मतलब स्वाभिमान करना, घमंड करना। ठीक है, नथुना फुलाना मतलब घमंड करना, गुस्सा करना। या फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा मतलब नाक का ऊंचा हो जाना। चलिए, नाक जो होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है द्योतक। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कथन का आशय बताइए। नई दिल्ली की सड़कें बहुत सुंदर बना दी गई, इमारतों को बहुत सुंदर से सजा दिया गया, क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ आने वाली थी। तो ये जो नई दिल्ली में सब था लेकिन क्या नहीं था, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था, नहीं। नई दिल्ली में नेताओं ने सम्मान देकर तक रखकर एलिजाबेथ की अगवानी की। नई दिल्ली में मूर्तियों की नाक गायब थी। भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। मतलब यही था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी कि नाक मतलब मान सम्मान और भारत मतलब दिल्ली, हम लोग उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? नई दिल्ली में नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विकास नहीं था। इसको हम लोग देख, सुविधा होने के बाद भी आत्मसम्मान की कमी थी। बिल्कुल सही है, सब सुविधाएं थी देखिए, पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आंसर कीजिएगा, डी आंसर सही है। रानी के सूट पर कितना खर्च आया था? जो हर नीले रंग का सूट बनवाई थी रेशम के कपड़े का, ताकि जब वो हिंदुस्तान दौरा करने आए तो वही रेशमी कपड़ा जो नीले रंग का है वो पहन के आए, और वो कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। मतलब हिंदुस्तान में उनके सम्मान के लिए इतनी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान का उस समय में देखिए कितना क्वालिटी डेवलप था कि यहाँ से वो चीज़ भेजी जा रही थी। तो कितने की थी? तो 400 पाउंड की। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी आंसर किया होगा ये बिल्कुल सही है। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? जो इमारतें हैं वो कैसे श्रृंगार किए? हसीनाओं की तरह, नाजनीनों की तरह, महिलाओं की तरह, नौटंकी वालों की तरह? नाजनीनों की तरह। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, नाजनीनों की तरह। कि जब किताब पढ़िएगा, कहानी पढ़िएगा, तभी पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ था। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना उल्लेखित है? लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1942, 1947, या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की? इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, जब वो भारत आ रही थी, उसी समय की घटना का ये चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? क्योंकि रानी के कपड़ों की नाप खो गई थी, उसके लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इसके दौरे पर जब रानी जा रही है तो कैसे कपड़े वहां पर पहनेगी, ये सोच करके वो परेशान था। दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था? परंतु नाक नहीं था। नाक मतलब मान सम्मान नहीं थे। सब चीज है लेकिन नाक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते ही देखते सड़की कैसी हो गई? काली, हसीन, जवान, जर्जर। अब देखिए, कहानी पढ़ना इसीलिए जरूरी है। अब मैंने पढ़ा है तो मैं आंसर कर रही हूँ। अगर आप पढ़े होंगे तो आप भी कर रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा ना तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। जर्जर थी, काली थी, हसीन थी, जवान थी। कहानी में लिखा है सड़कें जवान हो गई। क्या हो गई? जवान हो गई। ऑप्शन नंबर सी। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर क्या था? कहानी में लिखा हुआ था मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर था बहुत एक मिनट है, करते हैं मुरारी जी कॉल, जरूरी था इसलिए कर रहे थे। करते हैं थोड़ी देर, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे। चलिए, मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे से वो लाचार था।
इसीलिए किसी भी तरीके से कोई ना कोई उपाय लगा करके सुझाव दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कोर्स लेना होगा ना तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए स्टडी विद स्मृति, और वहीं से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हिंदी वहाँ मैं ही पढ़ा रही हूँ, अगर हिंदी मेरी अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।